हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम पोल साइंस का क्लास 12 के पोल साइंस का पहली बुक का दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, दो ध्रुवीय विश्व का अंत। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह हमारा शीत युद्ध शुरू हुआ था और किस तरह जो है पूरी कंट्री यानी कि पूरे वर्ल्ड दो भागों में बट गया था, एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए। तो आज हम जानेंगे कि इन दोनों में से एक ध्रुवीय का अंत यानी कि दोनों में से किसका अंत हो गया और क्यों हुआ, और उसके बाद जो अंत उस ध्रुव का अंत हुआ, माने उस महाशक्ति का अंत होने के बाद पूरे विश्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हम ये सब पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो हम पहले देखते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम बता रहा हूँ कि सबसे पहले पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली क्या थी, दूसरा पढ़ेंगे सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, उसके बाद उसके परिणाम क्या हुए, उसके बाद उसका शॉक थेरेपी क्या थी, ये हम पढ़ेंगे इन चीज़ों में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली जो है ये सबसे पहले 1917 में जब रूसी क्रांति हुई थी तो ये जो है सोवियत प्रणाली अस्तित्व में आई थी 1917 में। रूसी क्रांति के बाद यह अस्तित्व में आई थी। कौन? ये सोवियत प्रणाली। इसमें क्या होता है सोवियत प्रणाली में कि जो जैसे ये कम्युनिस्ट प्रणाली होती है ना, सेम वही थी सोवियत प्रणाली, वही थी। और वही मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो उसी की एक कॉपी है, सोवियत प्रणाली की ही कॉपी है। तो देखते हैं पहले सोवियत प्रणाली होती क्या है, फिर कम्युनिस्ट प्रणाली होती क्या है। तो कम्युनिस्ट प्रणाली या फिर सोवियत प्रणाली क्या थी कि इसमें क्या होता है कि जो एक तो एक ही पूंजीवादी से अलग होता है, यानी कि यह प्राइवेट कुछ नहीं होता, ये सब कुछ क्या होता है देश का होता है। और ये लोग जो हैं अपने लिए काम नहीं करके बल्कि देश और सरकार के लिए काम करते हैं। यहाँ पे प्राइवेट नाम का कोई भी चीज़ नहीं होती। इस प्रणाली के अंतर्गत सब कुछ सरकारी होता है, सब कुछ सरकार के अंडरटेकिंग में होता है। जैसा कि अभी उस चाइना में है, जस्ट लाइक दैट, वहाँ पे हर चीज़ सरकार के अंडर में होता है। कभी आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब हम कोई माल आता है तो कभी क्या लिखा होता है, मेड इन चाइना, उसे किसी स्टेट का नाम नहीं लिखा होता है, कहाँ पे फॉर्म हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। क्यों? क्योंकि यही होता है, इसका रीज़न वही है कि वहाँ पे हर सब कुछ जो है एक पूरी क्या कहते हैं उसको सरकार के अंडर में है। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब धीरे धीरे वहाँ पे भी सब कुछ ख़त्म हो रहा है, मगर वहाँ पे ऐसा ही था। और यहाँ कुछ हद तक रसिया में भी था, जो कि अब दोनों जगह से ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे सब कुछ। तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि सोवियत प्रणाली क्या। अब हम ये देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। पहले ये देख लेते हैं कि आखिर इसे विघटन के मतलब किसको विघटन का कारण माना जाता है। तो ऐसा था कि एक 1989 में ना 1961 में जर्मनी में जो है ना, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक दीवार बनाई जाती है जो कि 150 किलोमीटर लंबी थी। ये दीवार बनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दीवार का बनना ही जो है ना शीत युद्ध का एक मतलब चरम बिंदु माना जाता है। और ये दीवार जो है 1989 में गिरा दी गई और इस दीवार का गिरना ही शीत युद्ध का अंत माना जाता है 1989 में। हालांकि 1989 में पूर्वी जर्मनी के लोगों ने इस दीवार को यानी कि जर्मनी के बर्लिन दीवार को गिरा दिया था कब? 1989 में। और इस दीवार का गिरना ही जो है शीत युद्ध का अंत माना जाता है, इस दीवार का गिरना। तो अब पहला हम क्वेश्चन देखते हैं कि उसके मतलब पॉइंट वाइज मैं बता देता हूँ कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो मैं एक पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ सोवियत प्रणाली क्या थी। तो सोवियत प्रणाली साम्यवादी विचारधारा के आधार पर निर्धारित थी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में थी। ये सोवियत प्रणाली थी। ये क्या थी? सोवियत विचारधारा पर आधारित थी, साम्यवादी विचारधारा के पर आधारित थी, जो कि कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी।
और इस पे क्या होता है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में नियंत्रण मतलब अर्थव्यवस्था पे राज्य का नियंत्रण होता है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में होती थी। इसकी कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक विशेषता भी थी। इसकी सकारात्मकता क्या थी, सकारात्मक विशेषता क्या थी इसकी पहली, इसकी सकारात्मक विशेषता, इसकी पहली विशेषता क्या थी सकारात्मक, इसकी पहली विशेषता थी कि यह जो है समानता के सिद्धांत पर आधारित थी। पहले ये थी कि यह समानता के सिद्धांत पर आधारित थी, समानता के सिद्धांत पर आधारित थी, पहला है। यानी कि यहाँ पे सबको समान माना जाता था, सब मतलब कोई अमीर कोई गरीब ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि प्राइवेट नाम की कोई चीज़ थी नहीं, तो इसमें कोई अमीर कोई गरीब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये एक समानता के आधार पर थी। और दूसरी क्या थी कि यह कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित थी, कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित थी। कार्ल मार्क्स के विचारधारा पर आधारित थी। और इसका तीसरा था कि राज्य इसका मतलब इसके अंदर अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होता था, अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में थी। इसकी तीसरी विशेषता ये थी। अब इसकी सकारात्मक विशेषता, अब इसकी नकारात्मक विशेषता क्या थी, इसकी नकारात्मक विशेषता में मैं आपको बता देता हूँ। नकारात्मक, तो इसकी नकारात्मक विशेषता क्या थी कि सोवियत प्रणाली के अंतर्गत क्या था, जो व्यक्ति की निजी अधिकार प्राप्त नहीं थे वहाँ पे, मतलब निजी संपत्ति नहीं रख सकते थे, जहाँ की वहाँ के लोग जो थे निजी संपत्ति नहीं रख सकते थे। दूसरा क्या था कि वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का दबदबा था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। और तीसरी इसकी नकारात्मक विशेषता क्या थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ पे नहीं थी, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
पूर्वी यूरोप के जो देश थे, पूर्वी यूरोप, आपको अगर इसके बारे में नहीं पता तो आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि पूर्वी यूरोप के कौन कौन से देश थे। तो वो जो है अपने आप को अति पिछड़, मतलब वो आर्थिक रूप से पिछड़ गए पूर्वी यूरोप के देश, जिसके कारण से जो उनमें असंतोष हुआ और ये विघटित हो गया। यार सोचो यार कैसा बकचूस इंसान था ये यूएसएसआर, इतना अच्छी खासी शक्ति थी और इसको बिखर गया यार, अच्छा नहीं लगता यार, सही ना। तो चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, छोड़िए इन सब बातों को, वो तो जो होना तो हो चुका, अब नहीं हो सकता कभी कुछ भी। तो चौथा पॉइंट क्या है, प्रशासनिक कमजोरी। इसमें क्या था, प्रशासनिक कमजोरी में जो है वहाँ की जो है ना प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो सब कुछ जो है ना एक तरह से मतलब क्या हुआ कि कमज़ोर हो गई थी। वहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा था। इसने क्या कहा, जनता कहता है बट मैं नहीं कर रहा तुम्हारी कुछ भी मदद, जाओ मैं नहीं कर रहा तुम्हारी कुछ भी मदद, ऐसे कह के उसने जनता को, ऐसा वैसे कहा नहीं, मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा उसने कम्युनिस्ट पार्टी क्या हुई वहाँ पे तानाशाही करने लगी। वो जनता की कुछ नहीं सुनती थी, जैसे जनता कुछ कहने आती बस मेरे खिलाफ बोलेगी चला जा, आजा जेल में, और खूब मारती थी। तो वहाँ पे वो तानाशाही के रूप में तानाशाही करने लगी और वो प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ की पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी, जो कि एक जन विद्रोह का कारण था। पांचवा क्या था, इसका पांचवा कारण था, पांचवा सबसे मेन कारण क्या था, स्वतंत्रता की भावना का उत्पन्न होना। यानी कि यूएसएसआर का जो ना विघटन नहीं होता अगर ये घटना नहीं होती, और वो घटना थी जनता के अंदर एकता और भाईचारे की भावना का ऊपर होना। यानी कि जनता को ऐसा लगने लगा कि यार हमें इस तानाशाही से अब हमें छुटकारा चाहिए ही चाहिए, जिसके कारण उनमें एक आपस में भाईचारा और एकता स्थापित हुआ, और वही एकता और भाईचारा इसके विघटन का कारण बना। अब छठा पॉइंट है इसमें, गोर्बाचेव की नीति। गोर्बाचेव कौन था, ये जो था वहाँ का अंतिम राजा था। राजा क्या मतलब, अंतिम राष्ट्रपति था, अंतिम राष्ट्रपति था। कौन, मिखाइल गोर्बाचेव। इसने क्या किया, वहाँ पे लोग वहाँ गए थोड़ा सा सुधारों की शुरुआत की सोवियत संघ में। वो सोचा कि यार मैं थोड़ा सा ना क्या कहता हूँ, लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेता हूँ, थोड़ा नरेंद्र मोदी बन जाता हूँ मैं भी। तो उसने क्या किया, वहाँ पे जनता को डील देनी शुरू कर दी और वहाँ के लोकतंत्रीकरण की नीति अपनाने लगी। आपको पता ही है जनता कैसी होती है, थोड़ा सा उंगली पकड़ाओ नहीं कि वो सर पे आके बैठ जाते हैं। तो बस उसने जैसे थोड़ा सी डील दी तो बस थोड़ी सी क्या डील मिली, वो पूरी तरह से आगे अब सर पे ही चढ़ के नाचने लग गई। तो इसके विघटन के एक कारण बने। कौन कौन से, तो आप ये देख सकते हैं इसके विघटन के कौन कौन से कारण थे। अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विघटन के परिणाम। यानी कि शीत युद्ध के खत्म होने के महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या निकले शीत युद्ध के ख़त्म होने के। तो इसके बहुत सारे परिणाम क्या क्या थे। इसका सबसे पहला, यानी कि इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि अब जो शीत युद्ध खत्म हो गया, यानी कि एक शक्ति बिखर गई तो शीत युद्ध खत्म हो गया, तो इससे अब दुनिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, यानी कि इसके परिणाम क्या हुए। तो इसका सबसे पहला परिणाम क्या हुआ कि हथियारों की होड़ समाप्त। हथियारों की होड़ समाप्त, यानी कि जो जब ये दो शक्ति थी, यानी कि यूएसएसआर और यूएसए जो थी,
इसमें क्या थे, हथियारों की होड़ थी, यानी कि कौन किससे ज़्यादा हथियार बना सकता है, सबसे ज़्यादा हथियार बना सकता है। तो मगर ये जब यूएसएसआर जब ये ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, अब से अकेला कौन बचा, ये यूएसए ही बचा, सिर्फ अकेला जब यूएसए बचा तो इसका क्या हुआ, इकलौती महाशक्ति बनी। और जब इसके ख़त्म होने के बाद अब इसका टक्कर देने के लिए कोई बचा नहीं, तो इसके हथियारों की पूरी तरह सारी ओर ख़त्म हो गई। मतलब शीत युद्ध में हथियारों की ओर कमी होगी और बहुत से क्षेत्रों में हिंसा में कमी आई। इसका दूसरा परिणाम क्या था कि दूसरा परिणाम इसका हुआ शांति की स्थापना। अब शांति मतलब वो कोई लड़की मत समझ लेना यार, शांति मतलब पीस। हाँ, कोई शांति मतलब लड़की मत समझ लेना यार, क्यों पिटवाओगे मुझे। हाँ, तो शांति की स्थापना यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है दूसरा कारण जो है दूसरा इसका परिणाम क्या हुआ कि ये सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ, तीसरा विश्व युद्ध रुक गया। तीसरा वर्ल्ड वॉर रुक गया और इससे क्या हुआ, विश्व के अंदर शांति की स्थापना हुई। अब क्या हुआ, देश के अंदर ये मतलब उस और सब कंट्री के देशों में ये हलचल नहीं होगी कि यार अब मर जाएंगे, अब युद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बचा। और पूरे देश ने क्या ली, पूरे विश्व ने क्या ली, एक सुख की सांस ली। इसका दूसरा परिणाम निकला। और तीसरा परिणाम क्या हुआ इसका कि नए देशों का उदय हुआ। नए देशों का उदय। सोवियत संघ जब विघटित हुआ तो इसमें टोटल कितने देश थे, 15। तो ये 15 देशों से मिलकर क्या बना था, यूएसएसआर। और जब ये विघटन हुआ तो ये 15 के 15 देश अलग हो गए और एक नए देश के रूप में उभर के आए, जिसे कि स्वतंत्र राष्ट्रकुल देशों का समूह कहा गया, यानी कि CIS, स्वतंत्र राष्ट्रकुल देशों का समूह कहा गया। इसका चौथा कारण क्या था, चौथा परिणाम था कि विचारधारा का संघर्ष समाप्त। विचारधारा का संघर्ष समाप्त, यानी कि अब इसके ख़त्म होने के बाद जो है ये बात ख़त्म हो गई कौन सी विचारधारा अच्छी है, यानी कि पूंजीवादी या साम्यवादी। यहाँ पे पूंजीवादी की विजय हुई थी और साम्यवादी की हार हुई थी। तो हमें ये ख़त्म हो गया कि कौन सी विचारधारा अच्छी है और कौन सी नहीं है। और पांचवा कारण कौन सा हुआ, रूस उत्तराधिकारी बना, किसका, यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बना। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे मैं बता दूं कि रूस उत्तराधिकारी क्यों बना। क्योंकि जो 15 कंट्रीज थी इन सब में से सबसे मजबूत कौन था, रूस, यानी कि सबसे बड़ा सबसे मजबूत कौन था, रूस। और पहली बार जो है तख्ता पलट भी किसने किया था, इस रूस में ही हुआ था तख्ता पलट, यानी कि इस विघटन इसकी मतलब खात्मा हुआ था कब, कहाँ से, रूस से। इसका खात्मा कब हुआ था, विघटन कब हुआ था, यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था, 1991 में, 91 के दिसंबर में इसका विघटन हुआ था। तो इसके जब खत्म हुआ तो इसको रूस को उत्तराधिकारी बनाया गया। और पांचवा यानी कि छठा और लास्ट इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अमेरिका इकलौती महाशक्ति बच गया वर्ल्ड में। अमेरिका बस एक इकलौती महाशक्ति बच गया, इकलौती महाशक्ति। ये ससुरा हर जगह आ जाता है ना, क्या करें, खुजल है इसके अंदर, कहीं ना कहीं अपना टांग अड़ाने आ ही जाता है भटूरे से शकल का। तो क्या हुआ, आ गया महाशक्ति बने, अमेरिका ये इकलौता महाशक्ति बच गया। क्योंकि अब तो दूसरी महाशक्ति इसको टक्कर देने के लिए जो थी यूएसएसआर, वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। तो अब इकलौती कौन सी महाशक्ति बची, एक अमेरिका ही सिर्फ महाशक्ति बची। तो यहाँ पे हमारा एक ख़त्म होता है कि सोवियत संघ विघटन के परिणाम क्या क्या थे।
अब एक आपको लास्ट क्वेश्चन आज का बता देता हूँ कि शॉक थेरेपी के क्या है, शॉक थेरेपी क्या है। इसका मैं सिर्फ आज डेफिनेशन बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में इसकी पूरी तरह से मतलब ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आखिर में शॉक थेरेपी होती क्या है, क्यों होती है, मतलब क्यों की गई थी, ये सब कुछ आपको ये इसमें बताऊंगा मैं। तो शॉक थेरेपी क्या थी कि यह शॉक थेरेपी जो है ना एक आर्थिक मॉडल था जिसमें कि ना हम जो है साम्यवादी से पूंजीवादी की तरफ लाया जाता था। और यह जो है ना विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यानी कि IMF और विश्व बैंक मिलकर इसको चलाया था, जिसका मुख्य एजेंडा क्या था कि साम्यवादी से पूंजीवादी की तरफ लाना। तो दोस्तों आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मैं बाकी क्या चैप्टर अगली क्लास में आगे फिर मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आप ये वीडियो बहुत रिस्पांस देंगे, बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और जब आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।